दोस्तों, नोबुल रील के विशेष कार्यक्रम सुलगते सवाल और सुलझते जवाब में आपका स्वागत है। आप लोग जानते हैं कि कल जो है वो यूएसए में फ्रीडम परेड हो रही थी और उसी सिलसिले में शिकागो के अंदर जो है वो फायरिंग का वाकया हुआ। आज हमारे साथ डॉक्टर अहमदुल्ला सिद्दीकी साहब मौजूद हैं, जो शिकागो में रहते हैं। और आज हम उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि दुनिया का सबसे जो विकसित देश है, सबसे डेवलप्ड मुल्क है, जिसमें जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है और जिसमें सबसे ज़्यादा खुशहाली है, वहाँ पर जो है वो इस तरह की बातें क्यों होती हैं? ये बात क्यों कही जाती है कि पिछले 50 सालों में जो है वो कई लाख लोग इस तरह से इस गन कल्चर से हिलाक हुए हैं। तो इसकी डिटेल में हम डॉक्टर साहब के साथ जाएंगे, लेकिन इससे पहले कि हम उन कारणों की तरफ जाएं जो कि इन तरह के जो हादसात की तरफ जाती हैं, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे संक्षिप्त में, मुख्तसर में, कि कल क्या हुआ और क्यों हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया नोबल रील के इस प्रोग्राम में आप बुलाने का। ये जो वाकया हुआ है कल, तो आप सब लोगों को मालूम है कि 4 जुलाई अमेरिका का यौम आज़ादी का दिन है और मुख्तलिफ शहरों में इसके लिए जलसा जुलूस निकलता है, खुशियां मनाई जाती हैं, पटाखे छोड़े जाते हैं। तो ये वाकया जो हुआ, ये शिकागो शहर के अंदर नहीं हुआ, बल्कि शिकागो से तकरीबन 40 किलोमीटर नॉर्थ में एक छोटा शहर है, सबर्ब है, हाईलैंड पार्क। वहां पे ये वाकया हुआ और परेड के दौरान एक 22 साला युवा ने, जिसका नाम रॉबर्ट क्रीमो थर्ड या बॉबी क्राइमो था है, उसने एक दुकान की छत पर चढ़कर और वहां से जुलूस पर गोलियां चलाई, जिसके नतीजे में 6 लोग मर गए और तकरीबन 25 लोग जख्मी हो गए। मरने वालों में बूढ़े लोग भी हैं, बच्चे भी हैं, कुछ औरतें भी हैं। इसी तरह से जख्मी होने वालों में भी लोग हैं। अब ये सवाल पैदा होता है कि 3 घंटे के अंदर अंदर कैसे पुलिस ने इस शख्स को गिरफ्तार कर लिया, और वाकया होते ही पुलिस ने फौरन इस आदमी की तस्वीर और इसके बारे में फौरन तमाम जो एडजेसेंट टाउन्स थे वहां पर की पुलिस को अलर्ट कर दिया कि भाई इस आदमी को के ऊपर ये इसकी तस्वीर है, इस किस्म की कार चलाता है, इसको ढूंढा जाए। और 3 घंटे के अंदर एक दूसरे शहर में एक पुलिस वाले ने स्पॉट किया और थोड़ी सी चेस के बाद वहां पे इसको पकड़ लिया गया और इसको हाईलैंड पार्क जो शहर है उसके थाने में ले जाया गया। तो जो शूटिंग्स अमेरिका में होती हैं उसमें ज्यादातर ऐसे ही होता है कि अगर शूटर खुद को खत्म ना कर ले तो 2-3 घंटे, 4 घंटे या एक दिन के अंदर अंदर वो गिरफ्तार हो जाता है। इसलिए कि पुलिस के पास सब ऐसा डेटा होता है, क्योंकि ये तमाम लोग या तो जहनी तौर से किसी दबाव का शिकार होते हैं या फिर अपने ट्विटर और फेसबुक पेज पे लिखते रहते हैं कि वो इस वक्त जो सोसाइटी है, जो समाज है, उससे किस लिए परेशान हैं और अपनी परेशानी का इजहार करते हैं। तो ये आदमी जो बॉबी क्राइमो था, ये प्रेसिडेंट ट्रंप का बहुत ही हिमायती है और कई मरतबा शिकागो और सबर्ब में जो प्रोटेस्ट वगैरह हुआ है उसमें ये पेश रहता था। और इसने बहुत अपने ट्विटर अकाउंट पे भी लिखा कि अमेरिका में बहुत सारे और धर्मों के लोग आ रहे हैं, बहुत सारे काले गोरे हिस्पैनिक लोग आ रहे हैं, तो ये अच्छा नहीं है। अमेरिका को एक क्रिश्चियन जो वाइट लोगों का मुल्क होना चाहिए और यहाँ से दूसरे लोगों को खत्म करना चाहिए। तो ये तमाम चीजें पुलिस को जब मालूम थी, एफबीआई को मालूम थी, तो उसको इस आदमी पे सिर्फ नजर रखने के बजाय कि जब जुर्म हो जाए तब उसको पकड़ा जाए, उसको पहले पकड़ना चाहिए था। लेकिन पुलिस ने जो पहले भी इस तरह के वाकयात हुए हैं उसमें जैसे पुलिस का रोल रहा है वैसे ही पुलिस ने किया कि जब ये वाकया हो गया तो उसको पकड़ लिया गया है। अच्छा, आपके ख्याल में जो इतनी सक्षम व्यवस्था है अमेरिका में, और वो लोग जो है वो ट्रैक भी करते रहते हैं और बाद में
बहुत जल्दी पकड़ भी लेते हैं। तो पहले ये जो नहीं होता है आपने कहा, तो इसका क्या कारण आपकी समझ में आता है? पहले किसी को इस करने से पहले पकड़ने में क्या दुश्वारी? असल में दुश्वारी ये है कि अमेरिका के समाज में ये गन वायलेंस जो है वो कोविड पेंडेमिक से ज्यादा खतरनाक शक्ल इख्तियार किए हुए। कोविड पेंडेमिक के तो वैक्सीन तैयार हो गए हैं, बूस्टर भी तैयार हो गया है, लेकिन इस पेंडेमिक का ना कोई वैक्सीन तैयार हुआ है ना कोई बूस्टर तैयार हुआ है। अमेरिका का जब यहाँ का जो दस्तूर है, कॉन्स्टिट्यूशन है, वो जब बना तो उसमें फर्स्ट अमेंडमेंट तो सब लोग वाकिफ हैं कि वो बिल ऑफ राइट्स यानी लोगों की आजादी के मुतालिक एक अमेंडमेंट हुआ। लेकिन सेकेंड अमेंडमेंट वो गन ओनरशिप का अमेंडमेंट हुआ, और वो अमेरिका के हर शहरी को इस बात का हक देता है कि वो गन अपने दफा के लिए बंदूक रख सकता है। अब लोगों को ये समझना चाहिए कि 200 साल पहले जो अमेरिका में सूरत हाल थी, जिस तरह से अमेरिका वजूद में आया था, उसमें इस बात की जरूरत थी कि लोग अपनी हिफाजत के लिए गन रखें। लेकिन अब जबकि कहा जाता है कि अमेरिका दुनिया का सबसे एडवांस और सिविलाइज कंट्री बन गया है, यहाँ पे हर तरह की सुविधाएं मौजूद हैं, सहूलतें हैं, तो अब उस पर जरूरत है कि उसके बारे में सोचा जाए। लेकिन एक बहुत बड़ी लॉबी नेशनल राइफल एसोसिएशन एनआरए की बन गई है, क्योंकि उससे जो है अरबों डॉलर का इससे बिजनेस जुड़ा हुआ है। बड़ी बड़ी जो बंदूक बनाने वाली कंपनियां हैं उनका बिजनेस जुड़ा हुआ है, और वो कांग्रेस पर भी, कांग्रेस के जो लोग हैं, मेंबर हैं, और जो लोग रियासती सतह पर, स्टेट की सतह पर जो लोग स्टेट असेंबलीज के मेंबर होते हैं, यहाँ तक कि शहर की सतह पर जो शहर के मेयर होते हैं, जो शहर की जो म्यूनिसिपैलिटी के जो मेंबर्स होते हैं, उन सब पे करोड़ों डॉलर खर्च किया जाता है कि वो कोई ऐसा कानून ना बनाए कि लोगों के लिए गन इख्तियार करना, गन को एक्वायर करना मुश्किल हो जाए। तो ये एक मुकद्दस जैसे कोई मजहबी फरीजा होता है, वैसे ही गन ओनरशिप को बना दिया गया है कि ये लोगों के बुनियादी हुकूक में से है, ये लोग इस पर कोई आंच ना आने पाए। और ये जो गवर्नमेंट की कोशिश शुरू हुई, फेडरल गवर्नमेंट की, कि गन कंट्रोल का कोई कानून बने, ये प्रेसिडेंट रेगन पर जब 1980s में जब हमला हुआ था, तो उनके जो बॉडीगार्ड थे उनको गोली लगी और वो मफलूज और अपाहिज हो गए। तो उस वक्त से ये कोशिश हो रही है कि कोई ऐसा कानून बनाया जाए, मगर कोई ऐसा कॉम्प्रिहेंसिव कानून अभी तक नहीं बन पाया कि जिससे कि जो लोग गन हासिल करना चाहते हैं उनकी दिमागी हालत और उनकी जो मानसिक व्यवस्था है उसको जो है सामने रखते हुए फैसला किया जाए कि इस शख्स को गन देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। तो एक तो गन लोग दुकान से खरीद सकते हैं, जब दुकान से खरीदते हैं तो थोड़ा बहुत उनकी बैकग्राउंड चेक वगैरह होता है, लेकिन गन जो है वो जो अर्बन एरिया के अलावा जो यहाँ पर रूरल एरिया है, वहां पर मेले ठेले लगते हैं, वहां पर भी गन बिकती है, और वहां पर कोई भी जाकर किसी भी स्टॉल से कोई गन खरीद देता है। इस तरह से एक एक आदमी के पास 3-3-4 गन होती है, छोटी बड़ी, जिसका वो मौका बेमौका इस्तेमाल करता रहता है। और हैरत और ताज्जुब की बात यह है कि ये न्यूज तो सारी दुनिया को मालूम हो गई कि हाईलैंड पार्क में एक 22 साला युवा ने जो बंदूक चलाई तो उससे 6 लोग मर गए और 25 लोग जख्मी हो गए। लेकिन उसी दिन यानी कल शहर शिकागो में डिफरेंट गलियों और चौराहों पर और नेबरहुड्स में जो गोलियां चली, उसके नतीजे में 9 लोगों की जानें चली गईं और 57 लोग जख्मी हुए, उसमें से बहुत सारे शदीद जख्मी हुए। ये हर साल होता है कि शिकागो शहर में और शहर के जो इर्द गिर्द जो छोटे छोटे
टाउन्स हैं वहां पर ऐसा होता है, लेकिन अभी तक इसका कोई ऐसा समाधान, अभी तक कोई इसका ऐसा हल नहीं निकाला जा सका, इसलिए कि ये एक मानसिक बीमारी है। और जैसे कि मैंने ये कहा कि ये एक पेंडेमिक की शक्ल इख्तियार कर गई है। और अगर वक्त हो तो मैं थोड़ा सा इसकी जो स्टैटिस्टिक्स है वो अपने सुनने वालों से शेयर करना चाहता हूं कि गन वायलेंस जो है वो अमेरिका के जो 340 मिलियन लोग हैं उसमें हर शख्स पर $700 पर अमेरिकन इसकी कास्ट आती है। तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करें तो पता चलता है कि गन वायलेंस की टोटल कास्ट जो है वो 229 बिलियन अमेरिकन डॉलर हुई, जो अगर रुपए में उसको आप कन्वर्ट करें तो 17,175 अरब रुपए गन वायलेंस की वजह से वो बर्बाद होता है। और ये 229 बिलियन डॉलर जो कास्ट ऑफ गन वायलेंस है, एप्पल कंपनी जो दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों में से सबसे टॉप पे है, उसका सालाना जो रेवेन्यू है वो 174 बिलियन है। तो उससे भी तकरीबन 50 बिलियन ज्यादा गन वायलेंस पे खर्च होता है। इसी कास्ट आती है, जो लोग मरते हैं उनको दफनाने का, जो इसमें बहुत जो पुलिस को जो व्यवस्था करनी पड़ती है। और हर साल पूरे अमेरिका में 11,000 से ज्यादा लोग गन वायलेंस की वजह से मरते हैं। अगर पूरे अफगानिस्तान की वार में अमेरिका के जो आर्मी के लोग हैं मरने वालों की तादाद देखी जाए तो इससे आधे से ज्यादा कम है जो पूरे 20 साल में वहां पे मरे हैं। हर साल अमेरिका में 11,000 से ज्यादा लोग गन वायलेंस की वजह से मरते हैं। और मरने वाले बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनका कोई लेना देना नहीं होता है। एक शख्स अपने घर के बाहर पोर्च पे बैठा हुआ है, एक आदमी मोटरसाइकिल से आया, उतरा, उसने दाएं 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 उसको मारा और चल दिया। एक आदमी अपनी कार चला रहा है, ट्रैफिक लाइट रेड है, वो खड़ा हुआ है, एक दूसरा आदमी उधर से गुजरा, उसने उसको मार दिया। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि लोग सो रहे हैं अपने घर में और कुछ लोग आए और उन्होंने एक घर पे धुआंधार फायरिंग की। पता चला कि एक दादी को गोली लग गई, एक 4 साल की बच्ची को लग गई, एक अम्मा को लग गई और वहां पे 5-6 लोग मर गए। तो 11,000 लोग तो गन वायलेंस से मरते हैं और 20,000 लोग सालाना अमेरिका में सुसाइड करते हैं बंदूक को इस्तेमाल करके। और भी सुसाइड की तरीके होते हैं, लेकिन बंदूक को इस्तेमाल करके। तो इस तरह से आप देखिए कि 30,000 लोग अमेरिका में बंदूक के गलत इस्तेमाल की वजह से मर जाते हैं। और अभी मैं पढ़ रहा था कि यहाँ पर एक बहुत ही मशहूर जर्नल है, एक पर्चा है, एनल्स ऑफ इंटरनल मेडिसिन। उसने एक आर्टिकल लिखा है, उसका एक कोट मैं अपने सुनने वालों से शेयर करना चाहता हूं। उसने उस आर्टिकल में लिखा है कि इट डज नॉट मैटर वेदर वी बिलीव दैट गन्स किल पीपल और दैट पीपल किल पीपल विद गन्स। क्योंकि जो गन रखने के हक में लोग हैं वो कहते हैं गन का इसमें कसूर नहीं है, इसमें लोगों का कसूर है, तो गन पे क्यों कंट्रोल लगाते हो। लेकिन ये मजमून कहता है कि असलियत यह है कि बहरहाल इसकी वजह से हजारों लोग हर साल अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। और इसको हमें तस्लीम करना चाहिए कि अमेरिका की जो बहुत सारे यहाँ पे क्राइसिस हैं उसमें से ये टॉप क्राइसिस में है गन वायलेंस। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी आपने बताया कि इतने हजारों करोड़ जो है वो बिलियंस डॉलर जो है वो इसकी वजह से जो लोग मर जाते हैं या जिनका इलाज कराना पड़ता है और जो व्यवस्था पे खर्च होता है। लेकिन ये बात भी आती है कि भाई और एक बहुत बड़ी लॉबी है। लेकिन ये जो लाइसेंस गन डीलर है वो कुल 63,000 है, जो कि 30 करोड़ की आबादी में है। और वो उनका जो टर्नओवर है सालाना वो 83,000 करोड़ का है। तो ये इतनी छोटी तादाद में, इतनी छोटी संख्या में जो है वो ये लॉबी है और उनका जो है टर्नओवर भी बहुत ज्यादा नहीं है। तो इसके बावजूद आखिर ये कैसे ये कानून इसके खिलाफ नहीं बनता, जबकि हमने ये भी पढ़ा है कि डेमोक्रेटिक पार्टी के 91% जो सदस्य हैं
वो हार्श गन लॉ बनाने के सिलसिले में वो हैं। 24% रिपब्लिकन के लोग भी ये चाहते हैं। तो ये जो इकोनॉमिकल नंबर्स हैं और ये जो पॉलिटिकल नंबर्स हैं, ये दोनों मिला करके इसको कंट्रोल करने में क्यों नाकाम हो रहे हैं आपके ख्याल? देखिए, जो पैसा खर्च होता है हर मुल्क में, दुनिया के हर मुल्क में जो वेस्टेड इंटरेस्ट के लोग होते हैं, वो जो पार्लियामेंट के मेंबर्स होते हैं, अमेरिका में उनको कांग्रेस के मेंबर्स कहा जाता है, उनको टारगेट करके उन पर लाखों डॉलर खर्च किया जाता है। मिसाल के तौर से आप अगर 2021 को की फिगर को देखें, तो 19 ऐसे कांग्रेस के मेंबर्स जो कि गन कंट्रोल और सख्त गन कंट्रोल के हक में थे, उन पर तकरीबन 22 लाख डॉलर खर्च किया गया। यानी उनके कैंपेन में मुख्तलिफ तरीके से 22 लाख डॉलर उनको दिया गया। तब जाहिर बात है 22 लाख डॉलर कोई मामूली रकम नहीं होती। तो उसके नतीजे में ये हुआ कि उनकी मुखालफत अगर हिमायत में नहीं बदली गन के हक में, तो कम से कम वो खामोश हो गए। जब वोटिंग हुई तो उन्होंने अपने वोट को इस्तेमाल नहीं किया। तो ये एक बहुत कैलकुलेटेड गेम होता है। 50 यहाँ पर सेनेट के मेंबर्स हैं, जैसे कि अपने वहां राज्यसभा के मेंबर होते हैं 100 के करीब। 100 मेंबर्स को गन कंट्रोल लॉबी जो है, एनआरए जिसका हेड है, नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ अमेरिका, वो एक एक आदमी के बारे में मालूम होता है कि इसका पास रिकॉर्ड क्या है गन कंट्रोल के हक में वोट देने का, और फिर वो 1 on 1 उन पर वर्क करती है। अभी जो है एक कानून पास हुआ है जो फ्लोरिडा में और टेक्सास में जो अभी पिछले महीने जो शूटिंग के वाकयात हुए, उसके नतीजे में थोड़ा सा मोमेंटम बना और फिर डेमोक्रेट्स ने एक बिल पेश किया कांग्रेस में। तो पास होते होते वो इतना डाइल्यूट हो गया कि इसमें यह नहीं होना चाहिए, इसमें यह नहीं होना चाहिए, इस पे बोला। तो वो सेनेट में भी जब गया तो उसको और मजीद डाइल्यूट किया गया। तो वो एक बहुत ही आसान सी शक्ल में कि उसके पास होने से इस पे कोई असर नहीं पड़ेगा कि लोग जिस तरह से गन हासिल करते हैं, थोड़ा सा फर्क पड़ेगा उसमें। एक आध चीजों को जरा सख्त कर दिया गया है कि लोगों को बैकग्राउंड चेक हो और फला हो, लेकिन अभी तक कोई ऐसा कानून नहीं बना है कि लाइसेंस डीलरशिप के अलावा गन की सेल पे मुकम्मल पाबंदी लगा दी जाए। अगर इस पे मुकम्मल तौर से पाबंदी लगा दी जाती है तो लाखों की तादाद में जो बंदूकें रूरल एरियाज में मेलों में बिकती हैं, वो खत्म हो जाएगा। और लाइसेंस डीलर जब कोई गन बेचता है तो उसके उस आदमी को जो गन खरीद रहा है एक फॉर्म भरना पड़ता है, फिर उससे कहा जाता है कि आप 2 हफ्ते के बाद आइए। फिर एफबीआई उसका बैकग्राउंड चेक करती है कि इसकी मानसिक व्यवस्था कैसी है, इसका माजी में पास में कोई रिकॉर्ड रहा है क्रिमिनल या नहीं रहा है। तो जब क्लियरेंस देती है तब उसको गन मिलती है। लेकिन लाइसेंस डीलरशिप से कहीं ज्यादा जो है वो गैर कानूनी तौर से लोग गन हासिल करते हैं। मसलन सिर्फ शिकागो शहर में पुलिस ने 2021 में 13,000 ऐसी गन लोगों से छीनी है जो कि गैर कानूनी तौर से उनके पास थी। और पुलिस का खुद मानना है कि ये जो टोटल गन लोगों के पास गैर कानूनी तौर से, उसका 10-15% से ज्यादा नहीं है। तो आप सोच सकते हैं कि अगर लोगों के पास 10 लाख बंदूकें जो हैं कानूनी तौर से हैं और 1 करोड़ बंदूकें जो हैं गैर कानूनी तौर से हैं, तो उसका नतीजा यही होगा कि फिर आप कितनी भी पुलिस फोर्स बनाएं, लोग बाजार में चले जा रहे हैं, लोग दुकान में शॉपिंग कर रहे हैं, लोग होटल में बैठ के चाय पी रहे हैं। वहां एक आदमी घुस के अगर बंदूक चलाना शुरू कर दे तो वहां पुलिस तो बाद में आएगी ना, पहले तो लोग मर जाएंगे। तो ये भी मैं आपके साथ शेयर करूं कि पूरे अमेरिका में शिकागो 2021 में गन वायलेंस के नतीजे में होने वाली मौतों में सबसे ऊपर है, टॉप सिटी है। यानी लॉस एंजलिस और न्यूयॉर्क जिनकी आबादी शिकागो से ज्यादा है, वो दूसरे और तीसरे नंबर पे हैं। शिकागो में 2021 में गन वायलेंस के नतीजे में 800 लोग मारे गए सिर्फ 1 साल के अंदर, और 3,500 शूटिंग के वाकयात हुए हैं। तो
एक ऐसा शहर जो कि मल्टीकल्चरल है, यहाँ पे हर मजहब के लोग रहते हैं, हर रेस के लोग रहते हैं, हिस्पैनिक भी रहते हैं, काले भी रहते हैं, गोरे भी रहते हैं। तो आखिर क्या वजह है कि यहाँ पर कोई ऐसा कानून नहीं बन पाता? इसलिए कि अगर आप छोड़ दीजिए कांग्रेस को, यहाँ एक सिटी काउंसिल है जो सिटी में गन कंट्रोल करने के सिलसिले में सबसे पावरफुल एक इंस्टीट्यूशन है, लेकिन वहां के 60 जो मेंबर हैं काउंसिल के, उन पर भी ये गन लॉबी इतना पैसा खर्च करती है कि जब भी गन कंट्रोल की बात शिकागो शहर में आती है तो सबसे पहले जो उसकी मुखालफत करता है वो पुलिस डिपार्टमेंट करता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि पुलिस डिपार्टमेंट जो है उसको गन कंट्रोल हो जाए तो उसको तो आसानी होगी, उसके लिए सुविधा होगी, लेकिन वो क्यों करता है? इसलिए कि पुलिस के लोगों को भी जो नेशनल राइफल एसोसिएशन और लॉबी है वो करोड़ों डॉलर उनकी जेब में भी रखती है। इसलिए वो कहती है कि नहीं, ये लोगों की आजादी पर एक हमला है और कोई ऐसा कानून नहीं बनना चाहिए जिससे लोगों को जो गन हासिल करना चाहते हैं उनको असुविधा हो। तो ये बराबर चलता रहता है। और अमेरिकी जो समाज है उसमें जो बड़े-बड़े जो बड़ी-बड़ी जो समस्याएं हैं उसमें रेसिज्म के बाद मैं समझता हूं कि गन वायलेंस जो है वो दूसरे नंबर की सबसे बड़ी समस्या है। डॉक्टर साहब, मेरा एक सवाल है, उसके दो हिस्से हैं। पहला सवाल तो ये है कि एक आम आदमी को, मैं कहीं पढ़ रहा था कि 120% आबादी जो है वो 30 करोड़ तो 40 करोड़ गन जो है वो अमेरिका में है। तो क्या चीज है जो उसको मोटिवेट करती है, उससे कहती है कि उसको एक गन खरीदना चाहिए? और दूसरे ये कि उसने गन खरीद लिया किसी वजह से, तो क्या चीज है जो उसको इस तरह से उसके इनडिस्क्रिमिनेट यूज के लिए प्रोवोक करती है? देखिए, ये सवाल ऐसा है कि इसके जवाब के लिए आपको अमेरिका की जो हिस्ट्री है उस पे थोड़ा-सा आपको नज़र दौड़ानी पड़ेगी और आजकल जो अमेरिका का रोल है वर्ल्ड पॉलिटिक्स में, उस पर भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। एक ऐसे मुल्क में जहाँ मानसिक जो बीमारी है, वो बढ़ रही है। लोग साइकोलॉजिकली डिप्रेस्ड हैं, इसलिए कि बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉयड हैं और ख़ास तौर से जो अफ्रीकन अमेरिकन कम्युनिटी है, उसमें अनएम्प्लॉयमेंट का रेशियो बहुत ज़्यादा है, जो व्हाइट कम्युनिटी के मुकाबले में। और जो जेलों में लोग हैं, उसमें भी रेशियो इन्हीं अफ्रीकन अमेरिकन काले लोगों की तादाद ज़्यादा है। तो आप हमारा सदर जो है डेमोक्रेट है, हमारी कांग्रेस में भी डेमोक्रेट्स की अक्सरियत है, लेकिन हमारा सदर कांग्रेस से कहता है कि हमें 1 बिलियन और दे दो ताकि हम यूक्रेन में जाकर रूस के साथ लड़ें। आप वो बिलियन अपने मुल्क के लोगों के मानसिक हेल्थ के पर खर्च नहीं कर सकते? इन लोगों को रोजगार फराहम करने में खर्च नहीं कर सकते? आप बिलियंस ऑफ डॉलर, आप हर साल जो है 10 बिलियन डॉलर इसराइल को दे देते हैं ताकि वो पूरे जो है मिडिल ईस्ट में लोगों पर कहर ढाता रहे। तो इस तरह से आप देखें तो अमेरिका जो है बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर अपनी जो हेजेमनी है, अपने तसल्लुत को, अपने जो दबाव को पूरी दुनिया में कायम रखने के लिए खर्च करता है। अगर वही पैसा ये अपने शहरियों के मानसिक हेल्थ के लिए खर्च करे, यहाँ पे गरीबी दूर करने के लिए खर्च करे, यहाँ पर जो मुख्तलिफ मोहल्ले हैं उन मोहल्लों में जो क्राइम्स हो रहे हैं उन पर खर्च करे, तो धीरे धीरे लोग जो हैं वो उनकी 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 हालत सुधरेगी। अब गन है, लोग सिंपल जो है आर्गुमेंट के साथ गन खरीदते हैं कि हमें अपनी सेफ्टी के लिए अपने घर में गन रखना चाहिए। लेकिन घर में 10 लोग हैं, 10 लोगों में से 4 जो नौजवान हैं वो अनएम्प्लॉयड हैं। माँ-बाप जो हैं दिन भर रोजी-रोटी हासिल करने में उनका वक़्त गुज़र जाता है। उनको पता नहीं रहता कि उनके बच्चों के ज़हन में क्या जा रहा है। वो अपने माँ-बाप की खरीदी हुई गन को ताला तोड़ के, या अगर कहीं उनको वैसे ही मिल गई, हासिल कर लेते हैं, या अगर वो 20-21 साल से ज़्यादा के हो गए तो खुद जाके गन खरीद लेते हैं। आए दिन ये सुनने में आता है कि एक 4 साल के बच्चा, माँ जो है पर्स में एक छोटा-सा रिवॉल्वर लेके बाज़ार गई। अब वो पर्स में रिवॉल्वर लेकर जाने की क्या ज़रूरत है?
और ला के पर्स को वो रख दिया उसने सोफे पर। 4 साल का बच्चा आया, उसने उसने से गन निकाली, अब वो उससे खेल रहा है, उसका लॉक जो है अनलॉक हो गया और वो गन चल गई, वो बच्चा मर गया, उसकी 6 साल की बहन भी मर गई। लेकिन जब तक कि आप बड़े पैमाने पर सोसाइटी में इस प्रॉब्लम को एक इंसानी लेवल पे डील नहीं करेंगे और अपनी प्रायोरिटीज को नहीं बदलेंगे, आपको दुनिया में अपनी हेजेमनी कायम करने पर अरबों रुपया खर्च करना है, या आपको अपने लोगों की मानसिक जो है हेल्थ के लिए और उनके अंदर जो बेरोजगारी और गुर्बत है उसको दूर करने के लिए, उस वक्त तक ये गन का मसला कभी भी हल नहीं हो सकता। अच्छा, एक बात ये कही जाती है कि आजकल जो वीडियो गेम्स बनते हैं उसमें ज्यादातर जो है वो मार धाड़ और वायलेंस दिखाया जाता है, और बच्चे जो है वो मोबाइल से खेलते हुए अक्सर उन्हीं खेलों में जाते हैं, उसी तरह की चीजें देखते हैं। तो क्या आपको लगता है कि ये जो वीडियोस आ रहे हैं, ये जो गेम्स आ रहे हैं, वीडियो गेम्स, क्या वो भी इस प्रवृत्ति को और इस मानसिकता को बढ़ा रहे हैं? जी बिल्कुल बढ़ा रहे हैं, इसलिए कि सबका आपस में एक कनेक्शन होता है। जो गन इंडस्ट्री है उसका वीडियो गेम इंडस्ट्री से कनेक्शन होता है, जो गन इंडस्ट्री है उसका उन लोगों से कनेक्शन होता है जो डिफेंस के कॉन्ट्रैक्टर होते हैं। तो अगर अमेरिका कोई जंग नहीं लड़ रहा हो तो यहाँ पर जो लोग गन बना रहे हैं उनका उनका बिजनेस कैसे चलेगा? तो वो हमेशा चाहते हैं कि किसी न किसी मुल्क में अमेरिका जो है इन्वॉल्व रहे, ताकि उनके जो बड़े बड़े हथियार हैं वो बिकते रहें। इसी तरह से वो जब जो वीडियो गेम बनाने वाली कंपनियां हैं वो 4 साल से की उम्र से बच्चों को जब ये सिखा रही हैं कि तुम्हारे हाथ में गन है, तुम उसको मार रहे हो, तुम उसको मार रहे हो, फिर तुम एक लेवल से दूसरे लेवल पे पहुंच गए। अगर एक लेवल पे तुमने 4 लोगों को मारा था तो दूसरे लेवल पे तुम्हें 10 लोगों को मारना है, फिर तीसरे लेवल पे जाके तुमको 20 लोगों को मारना है। तो ये मारने मारने का गेम ऐसा होता है कि मानसिक तौर से आदमी के अंदर जो गन की जो नेगेटिव असरात होते हैं समाज पर वो भूल जाता है। उसके लिए एक गन खिलौना हो जाता है, वो खिलौना वो वीडियो गेम में खेल रहा है। फिर जो 20 साल का हो जाता है तो कहता है कि भाई अब तो मजा नहीं आ रहा है, चलो आज परेड हो रही है, वहां एक छत पे चढ़ के वही जो हमने वीडियो गेम में खेला था उसी तरह से हम लोगों को मार दे। तो ये जब तक के इसको, जैसे कि मैंने पहले आपसे कहा था कि हम इसको समाज की सतह पर जो कुछ हो रहा है उसको एक बुनियादी जब तक की तब्दीली नहीं होगी तब तक ये सोच नहीं बदलेगी, और ये इंटरकनेक्शन जब तक है हम इसको ब्रेक नहीं करेंगे। जब यूक्रेन में जंग शुरू हुई तो यहाँ की डिफेंस इंडस्ट्री के तो खुशी के मारे कोई ठिकाना नहीं था। उन्होंने कहा कि भाई ये जंग तो 5 साल 10 साल चलने वाली है, तो हमारा तो इसमें बहुत फायदा होने वाला है। तो उन्होंने फौरन अपने लॉबिस्ट को लगा दिया कि भाई डिफेंस मिनिस्टर, उसके जो कार्यकर्ता हैं उसमें सबके साथ लॉबी करो ताकि ये जंग फौरन नहीं खत्म होनी चाहिए। रूस को गालियां देती रहो, अपना असलहा बिकता रहेगा, अपनी जो है प्रॉफिट बढ़ती रहेगी और इस तरह से हमारा काम चलता रहेगा। तो ये कनेक्शन होता है, इंटर कनेक्शन होता है वीडियो गेम बनाने वाली कंपनी को, गन बनाने वाली कंपनियों का, और जो लॉबीज होती हैं उनका, ये सब मिलजुल के ये सब कारोबार करते हैं। अच्छा, आमतौर से ये बात कही जाती है कि ये जो पॉलिटिकल सिस्टम है, डेमोक्रेसी, इसके अंदर जो है वो ये बहुत रोबस्ट सिस्टम है और ये जन कल्याण का बेस्ट सिस्टम है, इसलिए कि लोग इसमें अपने से जो है वो उम्मीदवार चुनते हैं और वो उनके भले के लिए होते हैं, वो उन पे डिपेंडेंट होते हैं। अगर वो उनके खिलाफ जाएं तो उनको जो है वो पब्लिक रिजेक्ट कर देती है। लेकिन अब जो सूरत हाल हमको यूएस में दिखाई दे रही है कि कुछ लोग हैं जिनके पास एक लॉबी है, और वो लॉबी वाले जो है वो मैनिपुलेट कर लेते हैं पूरे सिस्टम को, और एक तरह से आप समझ लीजिए कि ऐसा लगता है कि जैसे वो ऐसी चीज जो कि साफ साफ नुकसानदेह दिखाई दे रही है, उन्होंने उन लोगों को बंधक बना लिया कि जिनके जरिए से जो है वो इससे वो निकल सकते हैं, समाज उससे निकल सकता है। तो ये इतनी आसानी से कैसे मैनिपुलेट हो जाता है, और इस सिस्टम में ऐसी कौन सी खराबी है कि जिससे जो है वो कुछ पूंजीपति लोग जो है वो
सारे समाज को अपने कंट्रोल में ले लेते? देखिए, ये सब जो सवालात आप कर रहे हैं, ये बहुत ही गहरे सवालात हैं, लेकिन फिर भी मैं संक्षिप्त में अपने जो सुनने वाले हैं उनके लिए इसका जवाब देने की कोशिश करूंगा। असल में जो डेमोक्रेसी है, जमहूरियत है, उसकी बुनियाद अगर किसी ठोस इखलाक पर ना हो तो वो डेमोक्रेसी जो है बहक जाती है। वो फिर जैसे कि एक बगैर ड्राइवर का इंजन अगर आप उसको चला के छोड़ दें तो उसके रास्ते में जो आएगा उसको कुचलता हुआ चलता चला जाएगा। तो अमेरिका की जो डेमोक्रेसी है, ये इसका बाहरी चेहरा है। इसके पीछे जो है वो सरमायादाराना निजाम है, जो कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म है वो है। कैपिटलिज्म क्या है? कैपिटलिज्म ये है कि जो अमीर है उसको और अमीर बनाओ और जो गरीब है उसको और गरीब बनाओ। तो डेमोक्रेसी तो सिर्फ एक बाहर का चेहरा है। अमेरिका का जो सरमायादाराना निजाम है, इसको हमेशा लोगों का खून चाहिए, लोगों की जान चाहिए। अब ऊपर ऊपर आप डेमोक्रेसी करते रहें, दिखाते रहें, ह्यूमन राइट की बात करते रहें, लेकिन आपका असल जो मकसद है कि दुनिया में तमाम जहां जहां भी आपको मौका मिले इंसानों का खून चूस कर, जंग कराकर आप अपनी कैपिटलिज्म को स्ट्रांग बनाते रहें। और उसमें यही होता है कि कुछ लोग जो अमीर हैं वो अमीर होते चले जा रहे हैं। अगर आप पिछले 10 साल के डेटा को देखें तो अमीर लोगों की जो संख्या है वो कम होती जा रही है। अगर पहले जो है वो 10,000 लोग के पास $10 मिलियन था, तो अब वो घट के 8,000 हो गई है, 5,000 हो गई है। वो जो मिलियनर था वो बिलियनर हो गया है, लेकिन दौलत फैल नहीं रही है, दौलत सिमट रही है चंद हाथों में। तो जब तक के और ये जमहूरियत जो है उसका जो हाल है, वो अमेरिका में उसके पीछे डेमोक्रेसी है, हमारे हिंदुस्तान में उसके पीछे सेकुलरिज्म रखा गया। लेकिन अब आप देख रहे हैं कि सेकुलरिज्म के आड़ में हमारे मुल्क में क्या हो रहा है। अभी माला तो जमहूरियत की जपी जा रही है, जमहूरियत है, जमहूरियत है, द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। लेकिन जो उसको पीछे से कंट्रोल कर रहे हैं, उन्होंने उसी जमहूरियत को लोगों के ऊपर जुल्म करने का एक जरिया बना लिया है। अब वो उस जमहूरियत के कई चेहरे हो गए हैं। जब वो जमहूरियत अपने लोगों से डील करती है तो बड़े से बड़ा जुर्म कर लें, उनके लिए कोई सजा नहीं है। जब वो जमहूरियत दूसरे लोगों से डील करती है, जिनको वो खत्म करना चाहती है, जिनके ऊपर जुल्म करना चाहती है, तो उनका वो छोटे से छोटा जुर्म बहुत बड़ा जुर्म हो जाता है। कि एक आदमी अपने रेस्टोरेंट में, उसको क्या पता कि किस अखबार में वो जो माल करके दे रहा है उसमें किसी की तस्वीर है, उसको आगे पुलिस पकड़ जाती है। तो जमहूरियत फ्रांस में भी है। लोग कहते हैं कि फ्रांस भी जमहूरियत का पूरे यूरोप में एक बहुत बड़ा जो है एक टावरिंग फिगर था, लेकिन फ्रांस की जमहूरियत है तो वहां पर वो चाहते हैं कि जो फ्रेंच नस्ल है उसका जो गलबा है, उसका जो कंट्रोल है, वो दूसरी आबादियों पर है। तो पहले तो फ्रांस ने जाके मोरक्को में, अलजायर में, हर जगह पर लोगों को मारा, वहां पर अपनी कॉलोनियां बनाई, फिर अपने मुल्क में तरक्की करने के लिए वहां से गुलाम बना के लोगों को लाए। अब तरक्की के इस दौर में 21वीं सदी में वो लोग जीना चाहते हैं, आजादी चाहते हैं, अपने मजहब के लिहाज से अमल करना चाहते हैं। तो अब फ्रांस कहता है कि नहीं, आप निकाब नहीं पहनेंगे, आप सर को कवर नहीं करेंगे, आप मस्जिद बनाएंगे तो हम बताएंगे कि कौन मस्जिद चलेगी, कौन मस्जिद चलेगी। तो जमहूरियत, अगर मैं इसको यानी बहुत ही यानी खुले खुले लफ्जों में कहना चाहूं तो मैं कहूंगा कि जमहूरियत की बुनियाद पर जब तक कोई ऐसा इखलाकी कानून नहीं होगा, एक ऐसा इखलाकी सिस्टम नहीं होगा जो उस जमहूरियत की गाड़ी को रास्ते पे रखे, तो ये गाड़ी हमेशा इधर उधर भटकेगी। और जब भटकेगी तो जो लोग इसकी स्टीयरिंग को कंट्रोल कर रहे होंगे, जैसा उनका वर्ल्ड व्यू होगा, जैसा उनका देखना सोचना होगा, उसी तरह से वो इंसानों के बारे में फैसला करेंगे। कोई इंसान की जान की कोई कीमत नहीं होगी, किसी इंसान की जान की कीमत बहुत बड़ी होगी।
अच्छा, आपने कैपिटलिज्म के बारे में बताया, तो एक दो सेंटेंस में अगर आप बताएं कि कुछ लोग कहते हैं कि एक तो कैपिटलिज्म है, दूसरा क्रोनी कैपिटलिज्म है, तो ये दोनों में क्या फर्क है? देखिए, फर्क सिर्फ इतना है कि जो भी चीज कुरहुनी होती है, तो असल चीज जो बहुत भयानक होती है, उसको छुपाने के लिए कुछ चीजें खूबसूरत बना के उसी की शक्ल की वो सामने रख दी जाती हैं। समझा? तो उसमें लोग बहले रहते हैं कि उसका थोड़ा बहुत फायदा होता है, लेकिन वो ऐसा ही है जैसे कि जब मकड़ी जाला बुनती है, तो उसमें आके कुछ मक्खियां फंस जाती हैं, उनको पता नहीं होता, फिर वो मकड़ी धीरे धीरे उनको चूस के खाती है। तो क्रोनी कैपिटलिज्म दरअसल जो रियल कैपिटलिज्म है, उसमें फंसाने के लिए एक जो बाहर में जो चीजें रखी जाती हैं, जैसे आप किसी बड़े से 5 स्टार होटल में जाएं, तो आपके लिए दरवाजा खोला जाएगा, आपको सलूट किया जाएगा, ये किया जाएगा, और जब आप वहां जाके एक प्याली चाय और एक बिस्कुट बिस्कुट खाते हैं और बिल आता है 1115 रुपया, तो आप सोचते हैं कि भाई कहाँ फंस गए थे। दरवाजा नहीं तो खुलता तो अच्छा था। ये क्रोनी कैपिटलिज्म ऐसा ही होता है कि ये खुशनुमा बाग दिखाता है कि भाई आओ, पैसा लगाओ, तुम्हारा पैसा बढ़ेगा, ये करेगा। लेकिन एक आदमी को 5 साल के बाद मालूम हुआ कि मेरा पैसा तो सब खत्म हो गया, लेकिन जो आदमी जिसने हमें बुलाया था, वो जितना अमीर था उससे बहुत ज्यादा अमीर बन गया। अच्छा डॉक्टर साहब, आप 40 साल से वहां पर हैं। 40 साल पहले आप वहां पे गए थे पढ़ने के लिए, उसके बाद आपने पढ़ाया, और अब आपने यूएस के समाज को 40 साल में बहुत कुछ बदलता हुआ देखा। तो आपके ख्याल में ये जो गन कल्चर के हवाले से ये चीज बेहतर हो रही है, या ये कि पहले से खराब हो रही है? और ये कि आप क्या ये उम्मीद करते हैं कि ये गन कल्चर आइंदा कुछ सालों में खत्म होगा, या ये कि और वर्स्ट हो जाएगा? देखिए, बेहतरी की कोशिश तो हो रही है। बहुत सारे स्टेट में कानून बनाने की कोशिश की जा रही है जहां पे डेमोक्रेट्स जो है पावर में है, लेकिन गन लॉबी उन कवानीन को इफेक्टिव तौर से मंजूर होने नहीं देती। वो मंजूर इस शक्ल में होता है कि वो इतना वीक होता है कि उसका कोई ज्यादा असर नहीं होता। लेकिन जाहिर सी बात है कि जैसे जैसे ये वबा, ये पेंडेमिक और लोगों को पर असरअंदाज हो रही है, लोग मर रहे हैं। अब आपने देखा कि मेरे ख्याल से आपके सुनने वालों ने किसी ने ये न्यूज नहीं सुनी होगी कि जिस 4 जुलाई को शिकागो के करीबी शहर हाईलैंड पार्क में एक आदमी के गन से 6 लोग मरे, 25 लोग जख्मी हुए। उसी शिकागो शहर में उसी दिन 9 और लोग मरे। वो एक आदमी के गन से नहीं मरे, लेकिन मुख्तलिफ लोगों की गनों से मरे, लेकिन मरे उसी 4 जुलाई, जब लोग आराम से घूम रहे थे, आजादी का जश्न मना रहे थे, और 57 लोग जख्मी हो गए। तो इस तरह ये तो एक शहर का स्टैटिस्टिक्स है। अमेरिका के तमाम बड़े शहरों का अगर स्टैटिस्टिक्स लगाएं, तो मेरे ख्याल से इस जश्न आजादी के दिन 100 से ज्यादा लोग अपनी जानों से हाथ धो बैठे। तो आम लोगों पे इसका असर होता है, और लोगों में ये भावना बढ़ती है कि नहीं, गन को कंट्रोल करने का कोई इफेक्टिव कानून बनाया जाना चाहिए। लेकिन मैं समझता हूं कि जैसे कि इस वक्त पूरी दुनिया में जो कुछ हो रहा है, हमारे मुल्क में, भारत में, अमेरिका में जो कुछ हो रहा है, तो अभी जो है ये जो क्यास है, ये अभी पीक पे जाएगा। अभी बहुत सारे लोग इससे इसका नवाला बनेंगे, इससे मुतासिर होंगे। फिर एक वक्त आएगा कि लोगों की समझ में आएगा कि हमें ऐसे कानून को खत्म कर देना चाहिए, और इसके इनफ इज लिए इनफ। अवाम में एक बहुत बड़ी बेदारी होगी और लोग सड़कों पर निकल आएंगे। अभी तक लोग सड़कों पर नहीं निकले हैं। वो एक आध बड़ा कोई मुजाहरा हो जाता है, प्रोटेस्ट हो जाता है कि ये गन के लिए कानून बनाओ, ये करो, वो करो। फिर लोग अपना अपना जाके अपना बटर और ब्रेड में लग जाते हैं, इसलिए कि फिर वो भूल जाते हैं। फिर कोई एक वाकया हो जाता है, फिर उनके जज्बात बढ़ते हैं। तो अभी ये चीज और बढ़ेगी। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये समाज और दूसरे भी समाज, चाहे वो भारत में का समाज हो, चाहे वो अमेरिका का समाज हो, वो सूनर और लेटर वो उस जगह पे आएंगे
जहां इंसानों को ये तय करना पड़ेगा कि ये ऐसा वक्त आ गया है कि हमें दो में से एक चीज का इंतखाब करना है, या तो गन कंट्रोल होगा या फिर लोग मरेंगे। हम लोगों के मरने को एक्सेप्ट करें या गन कंट्रोल पर कोई इफेक्टिव कानून बनाया जाए। तो इसी तरह से मैं समझता हूं कि दुनिया के दूसरे मुल्कों में भी ये बात आएगी कि लोग सोचेंगे कि हम लोगों की भेदभाव की सियासत को आगे बढ़ाएं या इसको अब रोकना पड़ेगा, इसलिए कि अब बहुत हो गया। तो वो जो पॉइंट होता है जहां पे आदमी कहता है कि इनफ इज इनफ, वो पॉइंट अभी शायद नहीं आया, लेकिन बेदारी बढ़ रही है, लोगों में ये शऊर आ रहा है, लोग समझ रहे हैं कि नहीं, इसके लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव कानून अमेरिका में बनना चाहिए। ये कानून अपनी जगह पे है और सेकेंड अमेंडमेंट अपनी जगह पे है। आपको शौक से आप गन रखिए, लेकिन उन्हीं लोगों को गन रखने का इख्तियार होना चाहिए जो मानसिक तौर से सही हों, जो समझते हो कि गन अपनी सेफ्टी के लिए हम रख रहे हैं, दूसरों को मारने के लिए नहीं रख रहे हैं। और ऐसे किसी शख्स के हाथ में गन नहीं पहुंचनी चाहिए जो मानसिक तौर से बीमार हो, जो ऐसे ख्यालात रखता हो। इसलिए कि आजकल सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया का जमाना है और हम जो आपसे बात कर रहे हैं ये रिकॉर्ड हो रही है। ये लॉ इन्फोर्समेंट के लोग, ये इनके पास रिकॉर्ड हो रही है, हो सकता है इंडिया में भी हो रही है, अमेरिका में भी हो रही है, कि सलीम खान साहब उधर से क्या पूछ रहे हैं और अहमदुल्ला सिद्दीकी इधर से क्या जवाब दे रहा है। तो एफबीआई को, पुलिस वालों को सब मालूम होता है कि एक छोटे से शहर जिसकी आबादी 20,000 30,000 है, उसमें कौन कौन लोग हैं जो मानसिक तौर से बीमार हैं, जो इस तरह की भावनाएं रखते हैं कि कभी वो गन से लोगों को मार सकते हैं। तो जुर्म होने के बाद फिर उसको पकड़ के आप क्या करोगे? आप उसको जेल में रख दोगे। वो जेल में 30 साल 25 साल रहेगा, आप ही का पैसा खर्च होगा उसको जेल में रखने के लिए। तो वो उस वाक़े के होने से पहले आपको उसको आइडेंटिफाई करना चाहिए था। आपके पास ऐसे इंस्टीट्यूशंस होने चाहिए जो लोगों को साइकोलॉजिकली ट्रीट करें, लोगों को बताएं कि अच्छी बात नहीं है कि आप एक खुशी के मौके पे बंदूक ले जाके 10-12 निहत्थे लोगों को मार दें और फिर थोड़ी देर के बाद आप अरेस्ट हो जाएं और फिर अगले 30-40 साल अपनी जिंदगी के आप जेल में गुजार दें। ये कौन सा जिंदगी गुजारने का तरीका है? तो ये वक्त आएगा, अभी वो वक्त अभी आया नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत ही अच्छी इंसाइट यूएस के बारे में बहुत ही इन डेप्थ बातें बताई और इससे हम लोगों को ये बात समझने में मदद मिली कि वो समस्या क्या है और उसका समाधान कैसे हो सकता है। हम आइंदा फिर किसी विषय पर आपसे बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद, और उम्मीद है कि कुछ काम की बात हमारे देखने वाले सुनने वालों के सामने आई होगी। शुक्रिया। हाँ तो दोस्तों, ये डॉक्टर अहमदुल्ला सिद्दीकी साहब थे जो कि शिकागो में रहते हैं और बहुत लंबे अरसे से 40 साल से ज़्यादा उनको वहाँ रहते हुए हो गया है, उस समाज को समझते हैं और उन्होंने हमको बताया कि गन कल्चर क्या है, वो कैसे पिनपता है, कैसे बढ़ रहा है, उसके क्या नुकसानात हो रहे हैं। तो इसी के साथ हम आपसे इजाज़त चाहते हैं और आइंदा फिर हम किसी और विषय पर किसी और इंटरव्यू के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।